बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो आज 14 तारीख़ है और कल 15 तारीख़ है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया हुआ है। एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम का समिट हो रहा है इस्लामाबाद में और टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की अनाउंसमेंट की हुई है। तहरीक इंसाफ का इस एहतजाज के हवाले से मुतालबा बहुत छोटा सा है, यानी एक वन लाइनर है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला ले बेशक, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक छोटा सा ऑर्डर पास कर दे, या फिर हुकूमत होश के नाखून ले ले, वजारत दाखिला के अंदर एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है दरख्वास्त, उसके ऊपर अमल दरामद कर ले और इमरान खान साहब से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात करवा दे। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। यानी एक छोटी सी चीज़ है जो इस एहतजाज को रोक सकती है। सब लोग चाहते हैं कि यह एहतजाज ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये कह रहे हैं कि वो मजबूरन एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें अपने लीडर की फिक्र है और वो ये कह रहे हैं कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है, कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो इस सिचुएशन पे हम फिर एहतजाज ना करें तो क्या करें। और बड़े सख्त अहकामात जारी किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। इसमें जो लीड करने के हवाले से हमाद अजहर साहब ने कहा कि जी मैं लीड करूँगा और मैं आऊँगा इसमें सामने निकल कर और मैं इसमें लीड करूँगा। देखिए, इससे पहले हमाद अजहर ने अपने आप को रूपोश रखा हुआ है और वो अभी तक सामने नहीं आए खुलकर किसी एहतजाज में। यानी वो नज़र आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जलसा हुआ था उसमें, पंजाब के अंदर वो जब भी आते हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो अपने आप को बचाते हैं। अब आज के दिन के ऊपर डिपेंड करता है। हमाद अजहर साहब ने अगर ये अनाउंसमेंट की है कि उनको फ्रंट पे आकर लीड करना होगा और वो खुद इसकी क़यादत करेंगे, तो वो एक रिस्क ले रहे हैं अपनी गिरफ्तारी का, और ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। यानी इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार है, इमरान खान साहब के ऊपर अगर मुश्किलात हैं, तो पार्टी के जो वज़ीर हुआ करते थे या जो बेनिफिशरीज़ हैं या जिनकी पॉलिटिक्स इमरान खान की वजह से है, उन लोगों को फिर गिरफ्तारी में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वो हिस्सादार है इस हुकूमत का, या जो पहले हुकूमत रही है। आइंदा भी हुकूमत आएगी तो वो इक़्तिदार का हिस्सा होंगे, और वैसे भी उन्होंने चूज़ किया, इस मुश्किल रास्ते को खुद उन्होंने चुना है। तो हमाद अजहर साहब ने कहा जी मेरी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं मेरे लीडर के सामने, तो मैं तो निकलूंगा, एहतजाज करूंगा, लीड करूंगा। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि तमाम पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं, जितने MPAs हैं, वो सारे एहतजाज करने के लिए आएंगे और जितने भी ओहदेदारान हैं वो सब एहतजाज करने के लिए पहुंचेंगे डी चौक इस्लामाबाद में। ये हमाद अजहर साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो नहीं आएगा फिर वो ना टिकट होल्डर होगा ना वो पार्टी का ओहदेदार होगा। तो ये बड़ा सीरियसली उन्होंने इसको इस दफ़ा टैकल किया है। अब इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खानम साहिबा, यानी इससे पहले आप अलीमा खान साहिबा को देखते थे, उनके साथ दूसरी बहन होती थी, तो अब 2 बहनें इमरान खान साहब की गिरफ्तार हो गई हैं। और हैरत की बात यह है कि उन 2 बहनों से जो गिरफ्तार हुई हैं, जिनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है, तो जुडिशल तो करते ही फौरी तौर पे बेल हो जाती है, लेकिन इस मामले में उनका मामला 19 तारीख तक लटका दिया गया है। ये भी ज़्यादती है एक तरह की। हालांकि उनको फ़ौरन बेल मिलनी चाहिए थी। ख़वातीन है, एक तो उनके ऊपर जो है वो बारूद डाल दिया। अब ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए कि शरीफ ख़ानदान की या जरदारी ख़ानदान की कोई औरत ऐसे सड़क से उठाई जाए और उठाकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए कि इसके बाद बारूद बरामद करना है, ये दहशतगर्द है, ये जो है वो लोगों को इस तरह की चीज़ों के आप इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाएं और वो 2 ख़वातीन निहत्ती खड़ी हों और अलग अलग खड़ी हों, तो कितना ववेला होता है इस मुल्क के अंदर। यानी ऐसा लगता है कि जो खातून या खातून की इज्जत है वो या तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान में है या सिर्फ जरदारी ख़ानदान में है, या जो इन दोनों ख़ानदानों के तबलची या पुजारी हैं उनकी इज्जत है बस, और पाकिस्तान में किसी की इज्जत नहीं है। अभी जो सिंध में ख़वातीन के साथ हुआ, एक तरफ कुछ औरतें और कुछ लोग निकले, वो एहतजाज करने के लिए निकले। एक मावराए अदालत कत्ल हुआ था डॉक्टर शाहनवाज का, तौहीने मज़हब का एक उनके ऊपर केस था, उसका मर्डर हो गया। उस मामले को लेकर मजहबी सियासी जमातों का अपना एक मौक़िफ़ है और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनका अपना एक मौक़िफ़ है। और देखिए, मावराए अदालत कत्ल तो किसी का भी नहीं किया जा सकता ना। पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, कोई अपने हाथ में कानून को कैसे ले सकता है। जब कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है, बंदा गिरफ्तार है, तो फिर तो उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल यहाँ पे जी दोनों तरफ से लोग निकला, एक तरफ से तहरीक लब्बैक के लोग निकले, एक तरफ से ख़वातीन निकली। वो ख़वातीन के साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, उनको सड़कों पे घसीट घसीट कर ले जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग है सिंध पुलिस की। यानी अब तो ऐसा लगता है कि बिलावल में और मरियम में और मोहसिन नकवी में, तीनों में मुकाबला इस बात का है कि किसकी पुलिस लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में मारती है। बल्कि अब तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने भी यहाँ पे
जो पीटीएम का एक या पश्तून कौमी जरगा जो हो रहा था, उस जरगे को जिस तरह से टारगेट किया खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में, लगता है मुकाबला पाकिस्तान की पुलिस में यह है कि कौन अपने शहरियों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में टॉर्चर का निशाना बनाता है और उनको रुसवा करता है। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे जी हमारे साथ भी ज्यादती हो गई है, हमारे बंदे भी जख्मी हो गए, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि एक शख्स की जो है वो जहाँ बहक हो गया है, लेकिन वो कन्फर्मेशन नहीं आई। बहरहाल जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो नहीं आई, लेकिन उनके साथ भी वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई, हम भी एहतजाज करना चाहते थे। तो एक्चुअली तो ये था कि आपस में तसादुम हो रहा था, पुलिस ने रोकना था, लेकिन पुलिस इतनी नॉन प्रोफेशनल है कि पुलिस जब भी रोकती है वो लोग एक दूसरे का इतना नुकसान नहीं करते जितना पुलिस लोगों का कर देती है। वो ज्यादा 2 कदम आगे बढ़ के जो है वो खवातीन के साथ जो हुआ वो तो इंतहाई मायूब है। वो मनाजिर देख के बुरा लग रहा था और वो मुनासिब नहीं लग रहा था जिस तरह से उन खवातीन के साथ सलूक रवा रखा गया। अब जो इमरान खान साहब की बहन इस वक्त बाहर मौजूद हैं, नौरीन खानम साहिबा, उन्होंने कहा जी जो 15 तारीख को डी चौक नहीं पहुंचेगा उसका इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये बड़े सख्त ऑर्डर आ गए तहरीक इंसाफ के लोगों को पहुंचना पड़ेगा। मोमेंटम हौले हौले बन रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुलाकात करवा दी जाएगी आज के दिन में, या हो सकता है 15 तारीख की सुबह मुलाकात करवा दी जाए और एहतजाज को रोकने की कोशिश की जाए। देखिए हुकूमत देखेगी क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ये देखेगी कि अगर बड़े पैमाने पर एहतजाज का इम्कान बन गया है और एक तगड़ा और बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद में हो सकता है, तो फिर वो सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए इमरान खान साहब की उनकी सियासी क़यादत से मुलाकात करवा देगी। लेकिन अगर उन्हें ये लगेगा कि नहीं ये पब्लिक कोई प्रेशर नहीं बना पाएगी या लोग नहीं निकल पाएंगे, या हमाद अजहर साहब ने और जो पंजाब की क़यादत ने फैसला किया कि वो निकलेंगे ज़रूर, तो वो नहीं निकल पाएंगे, उनको वो असेसमेंट होगी तो वो उसके मुताबिक फिर अपना फैसला करेंगे, जो अब तक मुझे दिखाई दे रहा। लेकिन ये है ज़्यादती, यानी एक छोटी सी चीज़, अभी मुलाकात करवानी है इमरान खान साहब से। डर उन्हें इस बात का है कि अगर मुलाकात होगी तो इमरान खान साहब को ये अहकामात जारी कर देंगे। स्पेशली जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ 1 महीने में 2 मरतबा हुआ है, इमरान खान साहब इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान साहब इसको ऐसे हवा में जाने नहीं देंगे। उनके पास से शायद आजकल मुकम्मल इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन वो जाने वाले से सिर्फ यही पूछेंगे कि बताओ पूरी बात हुआ क्या था, और जब उन्हें पूरी बात समझाई जाएगी तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब की, और फिर वो डिसीजन लेने की भी ताकत उनकी बहुत ज़्यादा है। वो तो आदमी अपनी 2 हुकूमतें गिरा सकता है एक झटके में, तो उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। और इमरान खान साहब ने यह कहा था अली अमीन गंडापुर को कि हुकूमत जाती है जाए, गवर्नर राज लगता है लगे, कुछ भी हो जाए आपने एहतजाज जारी रखना है। लेकिन एहतजाज जो है वो फिर जारी नहीं रह सका। इमरान खान साहब से मुलाकात और ये एहतजाज, यानी वन लाइनर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, इसको यहां रख लें। दूसरा जो ज्यादा अहम मामला है, यानी मैं आपको ये बताऊं, ये एहतजाज हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, एहतजाज तो कभी भी हो जाएगा। इमरान खान साहब के ऊपर जो सख्ती है वो आज दूर हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, 4 दिन में दूर हो जाए, अल्टीमेटली वो भी हो जाएगी। इमरान खान साहब की जो मुलाकातें रुकी हुई हैं वो आज शुरू हो जाए या थोड़े दिनों में हो जाए, ये सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। जो चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कभी भी मैनेज नहीं होगी वो है आईनी तरमीम। आईनी तरमीम के हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने MNAs और सेनेटर संभाल के बैठ गई तो यही उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना कुछ खिचड़ी ऐसी पक रही है, या कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो मदद कर रहा है आईनी तरमीम के लिए, और ये आने वाले दिनों में बंदे सामने आ जाएंगे और इमरान खान साहब खुद इनके नाम लेंगे। देखिए जिन MNAs के ऊपर ज्यादा काम हुआ, जरा मैं आपको उनका नाम बता देता हूं, और ये इनमें से एक भी अभी तक काबू नहीं आया। यानी 3 MNAs मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि वो चले गए तो वो तो चले गए। चौधरी उस्मान अभी तक काबू नहीं, औरंगजेब खिच्ची अभी तक नहीं, जहूर कुरैशी, ये 3 लोग तो आप गिन लें कि ये हुकूमत की तरफ गए। इसी तरह 2 लोग जो है हुकूमत के निकल गए, जिनमें एक आदिल बाज़ई और एक इलियास चौधरी। इलियास चौधरी साहब इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे, बड़ा दबाव उन पर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो आदिल बाज़ई है वो ये कह रहे हैं जी कुछ मेरा कर लें, मैंने नहीं अब वोट डालना, मेरी सीट जाती है तो जाए, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मुझे उन्होंने खुद फोन करके कहा। अब जरा आप देखें कि जिन बंदों के ऊपर ज्यादा जोर लगाया जा रहा है, शफकत ऐवान साहब है जी। शफकत ऐवान साहब को उन्होंने बल्कि बताया टीवी पे आके कि पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिस शख्स को मेरा मामू बनाया वो मेरे भट्टे के ऊपर काम करने वाला मैनेजर है, और उसको पकड़ के मेरा मामू बना दिया।
यानी इन्होंने पूरी कौम को ही ऐसा लगता है मामू बनाया हुआ। और आप गौर करें ना कि अगर झूठ के ऊपर सजा होना तो पाकिस्तान में सबसे लंबी सजा इस वक्त पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को हो जाए। जितना झूठ बोला जा रहा है, ये भी अगवा हो गया, वो भी अगवा हो गया, सैफुल्ला अबरू जो है वो अगवा हो गया, वो पता चला वो इस्लामाबाद से कोई और अगवा करके ले गया। और जब से वो जेन्युइन अगवा हुआ है ना, तब से लेकर अब तक उसका नाम भी इनके होंठों पे नहीं आया। तो शफकत अवान के ऊपर बड़ा कोशिश किया गया। ख्वाजा शराज उन्होंने बताया जी कैसे वो जुलाई से लेकर अब तक अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से किस तरह वो बेचारे उनको घर नहीं जाने दे रहे, क्या हालात पैदा हो गए। इम्तियाज चौधरी साहब, अभी इनके घर के अंदर घुस के मुलाजमों को जिस तरह मारा गया है, इनको पहले अगवा किया गया था, इनको निशाने इबरत बनाया गया था, ये भी अभी तक काबू नहीं आए। इन पे बहुत काम हो रहा है। सादुल्ला बलोच जिनकी बेटी और बीवी भी अगवा हो गए थे और फिर इन्होंने अपने आप को हवाले कर दिया था, तो सादुल्ला बलोच साहब जो है उन पे भी काम हो रहा है, अभी तक काबू नहीं आए। मुबीन आरफ पाकिस्तान से बाहर है, इनकी फैक्ट्री, घर, फार्म हाउस, हर चीज तोड़ के तबाह कर रहे हैं, सारा कुछ सील कर दिया, मुलाजमों को मारा कुट्टा अगवा करके ले गए। लेकिन इन्होंने भी अभी तक हार नहीं मानी। रियाज फतेहाना, इनके बेटे को एक मरतबा अगवा किया और दूसरी मरतबा फिर इनके बेटे को अगवा कर दिया छोड़ने के बाद। अभी लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। मियां अली इशफाक साहब वकील हैं, उनका यह कहना है जी कि यह भी फिलहाल नहीं टूट रहा है, अब तक की इतला के मुताबिक, पता कोई नहीं है कि क्या होगा। फिर आदिल बाज़ोई पे काम हो रहा है, इलियास चौधरी पे काम हो रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया। ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, इनके घर को गुज़िश्ता चंद दिनों से घेरा हुआ था, लेकिन ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो, मुझे उठा के ले जाए, मैंने वोट उधर ही डालना है जहां मैंने डालना है, और मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरे से वोट नहीं ले सकता, चाहे मुझे अगवा करके ले जाए, चाहे मुझे मेरे घर में रहने दे, चाहे मुझे ज़बरदस्ती जो मर्जी करे, मैंने वोट नहीं डालना। ये जी ब्रिगेडियर असलम घुम्मन है, अभी तक तो उनका ये स्टेटमेंट है। जावेद इकबाल वड़ाइश साहब हैं, इनका भी आपको पता है डेरे वेड़े तोड़ दिए, इनको नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद वो खड़े। अली साई पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है। साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान, इन पे बहुत दबाव डाला जा रहा है, और भी कुछ नाम है। लेकिन ये 12-13 बंदे मैंने आपको बताया ना, इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है। मुबारक ज़ेब की बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरह मुबारक ज़ेब को तोड़ दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टाइमली उनको हैंडल किया और साथ में उनको फैसिलिटेट किया, और वो अपनी पार्टी के अंदर उनको एडजस्ट कर रहे हैं जैसे भी वो कर सकते हैं। तो ये जो बंदे हैं, अगर आप देखें तो ये 12-15 बंदे हैं जिनके ऊपर ज्यादा जोर लगाया जा रहा है, और एक एक बंदे के ऊपर पूरा पूरा सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन पहली दफा ऐसे हुआ है कि इतनी मेहनत के बावजूद बंदे ही नहीं टूट रहे, बंदे काबू ही नहीं आ रहे। अब जब बंदे काबू नहीं आ रहे तो फिर आईनी तरमीम कैसे होगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कोई काम जोर लगाकर करना है ना आईनी तरमीम रोकने के लिए, तो अपने सेनेटर्स और अपने एमएनएस को काबू करना है, और फजलुर रहमान साहब को इस बात के ऊपर कायल रखना है कि जनाब आप आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच के ऊपर अपने आप को मजबूती से खड़ा रखें। देखें, यह सिस्टम तभी काम करेगा अगर कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। तो कादी फायद ईसा साहब गए तो 70% सिस्टम डाउन हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 100% की उम्मीद ना रखें। काजी फायद ईसा साहब के जाते ही ये 70% सिस्टम डाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सहूलतकारी इस सिस्टम के पीछे से निकल जाएगी। मिसाल के तौर पे देखें ना, अभी काजी साहब ने, अब पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था 15 तारीख के लिए, और केस क्या लगा हुआ था कि आईनी तरमीम को रोका जाए। अगर वहां से स्टे आ जाता तो आईनी तरमीम रुक जाती, लेकिन फौरी तौर पे कादी फायद ईसा साहब ने केस को उठा लिया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड या आईनी तरमीम से रिलेटेड केस को कादी फायद ईसा साहब को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले को सामने रखते हुए नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बना के केस को उठा लिया 17 तारीख के लिए। अब अटॉर्नी जनरल जाएंगे, जाके पेशावर हाई कोर्ट में ये कह देंगे कि जनाब वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाया हुआ है, 17 तारीख को केस लगा हुआ है, तो आप इसको अभी पेंड कर दें, छोड़ दें, आप इसके ऊपर कार्रवाई ना करें। तो अब ये होगा। तो कादी फायद ईसा साहब ने यहां पे भी कुछ सहूलतकारी फराहम कर दी है आईनी तरमीम के लिए। अब सेनेटर्स की मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक तो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी ठीक नहीं है, एमएनएस के ऊपर उनका बड़ा जोर है, लेकिन सेनेट में इनकी तैयारी ठीक नहीं है, क्योंकि सेनेट में हुकूमत, ये ऐसी जगह है जहां पे हुकूमत बहुत मजबूर है और बहुत परेशान है। वहां पे हुकूमत का अपना एक सेनेटर कम हो चुका है, वो 57 है, अब उनको 64 करने हैं। अब वो नंबर कैसे पूरे करेंगे ये बहुत मुश्किल है। फजलुर रहमान साहब उनके साथ मिलने नहीं जा रहे। फजलुर रहमान साहब के 2 में से एक सेनेटर जो है वो अब कंप्रोमाइज है, एक सेनेटर को काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर दिया है। तो अगर कर भी लेंगे तो फिर भी बहुत सारे कम है। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि तहरीक इंसाफ वालों को पता ही नहीं है, उनकी क़यादत को पता ही नहीं है कि कौन सा सेनेटर पाकिस्तान वापस आ गया है। यानी आप क़यादत से पूछे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जनाब कोई सेनेटर पाकिस्तान वापस आया,
تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک انفارمیشن مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہے اور کچھ سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ ایک سینیٹر پاکستان واپس پہنچ گئے. تحریک انصاف کے غالباً 3 سینیٹر پاکستان سے باہر تھے, شاید 3 باہر تھے, 2 تو ڈیفینیٹلی باہر ہیں, 3 باہر تھے, لیکن ایک سینیٹر کے بارے میں کنفرم ہو گیا وہ پاکستان واپس پہنچ گئے. واپس پہنچنے کے بعد پارٹی کو آگاہ بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ہی چودھری عثمان پاکستان واپس پہنچا تھا اور تب سے لے کر اب تک پارٹی کے قابو نہیں آ رہا. تو شبلی فراز صاحب کی رسپانسبلٹی ہے سینٹ کے حوالے سے, اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا ویکیوم ہے اور کنٹرول پاکستان تحریک انصاف کا ٹھیک نہیں ہے. تو ایک سینیٹر یہاں کمپرومائز ہو گیا. ایک سینیٹر سیف اللہ ابرو جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تھے خیبر پختونخوا میں, وہ پشاور سے نکلتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 لوگ جو ہیں, اور ابھی تک ان کی فیملی نے کوئی کیس کیا ہو تو میرے نالج میں نہیں ہے, یا وہ کسی عدالت میں جا رہے ہیں یا کچھ شور شرابہ کر رہے ہیں یا پارٹی کا کوئی رولا پڑا ہو, کوئی چیز ایسی میں نے تو دیکھی نہیں ہے. لیکن اب پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہ غائب ہوئے یا کیا چلا, لیکن خبریں چلی ہیں اسلام آباد سے. تو سینٹ کے اندر حکومت زیادہ مشکل میں ہے, وہاں پہ بھی وہ اپنے نمبر پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت ایک پورا سردرد لگا ہوا ہے اور پوری ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی کر کے جو ہے وہ نمبر پورے کیے جائیں. ابھی تک تو نمبر پورے نہیں ہوئے, اور یاد رکھیے گا اگر یہ نمبر پورے نہ ہوئے 22-21 تاریخ تک, تو پھر حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا. یعنی یہ جو اب ہفتہ شروع ہو رہا ہے نا منڈے کو, یہ ہفتہ گزارنا ہے کسی طرح. پاکستان تحریک انصاف نے اس ہفتے میں اپنے لوگ کنٹرول میں اور قابو میں رکھنے ہیں. یہ ہفتہ گزر گیا تو حکومت کو ہر حال میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑ جائے گا, پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. تو اس ہفتے کے لیے یاد رکھیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے جو شروع ہونے جا رہا ہے, فیصلہ کن ہفتہ ہے. اور یہاں پہ حکومت اور حکومت کی سپورٹرز پوری کوشش کریں گے کہ کچھ بھی کر کے آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے کریں. فضل الرحمان صاحب کے بغیر تو یہ ناممکن نظر آتا ہے, لیکن فضل الرحمان کے بغیر وہ اپنا ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نمبر پورے ہو جائیں کسی طرح. ایک چیز ناظرین جاتے جاتے جو بہت اچھی ہوئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور یہ پشتون قومی جرگے سے ایک بڑی اچھی خبر ہے. شیر افضل مربت گئے تھے وہاں پہ خطاب کرنے کے لیے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں پاکستان کے اینٹی ہیں, پاکستان کے خلاف ہیں, لوگ بغض رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ لوگ لسانیت کی بنیاد پہ, صوبائیت کی بنیاد کے اوپر سیاست کرتے ہیں, لوگوں کو لڑا کر سیاست کرتے ہیں. ابھی دکی کے اندر ہمارے جو پشتون بھائی ہیں 20 کے قریب وہ شہید ہو گئے. اس سے پہلے پنجابی شہید ہو گئے تھے بلوچستان میں. تو کوشش کی جاتی ہے کہ آپس میں لڑایا جائے, مختلف قومیت کے لوگوں کو لسانی بنیادوں پر آپس کو لڑا کے اس کو پاکستان کو ایک اکائی کے طور پہ کمزور کیا جائے. ان کو کمزور کریں گے تو جلدی قابو آ جائیں گے. لیکن وہاں شیر افضل مربت نے جب نعرہ لگایا نا پاکستان, تو زندہ باد کی بڑی شاندار آواز آئی وہاں سے. ابھی بھی اگر کسی کو پاکستانی غدار لگتے ہیں یا جرگے والے غدار لگتے ہیں تو وہ نعرہ نکال کے سن لیں, انہیں ان کی غلطی کا جو ہے وہ احساس ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.